अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की सुबह का आगाज़ अच्छी खबर के साथ, क्योंकि पाकिस्तानियों को अच्छी खबर बहुत कम देखने को और सुनने को मिलती है। और अच्छी खबर जब महंगाई से मुतल्लिक हो तो वो ज़्यादा अच्छी खबर बन के सामने आती है। महंगाई से मुतल्लिक नहीं, रिलीफ से मुतल्लिक, मतलब महंगाई में रिलीफ से मुतल्लिक हाँ। ना, महंगाई में रिलीफ से मुतल्लिक हो तो अच्छी खबर जनाब ये है कि वरना तो इसहाक डार साहब के लबों से, उनके मुंह से हमेशा से हमें महंगाई के हवाले से ही खबरें सुनने को मिलती हैं या तिफल तसल्लियाँ सुनने को मिलती हैं। लेकिन अब कल इसहाक डार साहब ने जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी का ऐलान किया है और 12 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 270 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल में भी 30 रुपये की कमी की गई है। वरना इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी कम इसमें कमी करेंगे। ज़्यादा उमूमन होता ही है कि 2 रुपये 3 रुपये इजाफा होता है और जब कमी की जाती है तो वो इजाफा जो है 15 रुपए 20 रुपए तक होता है। जब कमी की जाती है तो वो 2 रुपए या 3 रुपए तक की जाती है। एग्जैक्टली। तो ये एक अच्छी खबर है। ये अच्छी बात है कि अब नई कीमत पेट्रोल की इस तरह से हो गया 270 रुपए फी लीटर, अब 270 रुपए फी लीटर। लेकिन उसके बाद होता यह है कि जब आवाम को रिलीफ दिया जाता है ना, उसके बाद होता यह है पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है। जब आप पेट्रोल पंप्स पर जाते हैं तो वो फिर कह देते हैं कि आप सिर्फ इतने लीटर ही गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करवा सकते। अच्छा, ये तब होता है जब महंगा होता है, ये तब होता है कि जब महंगा होता है। नहीं, जब सस्ता होता है तब भी ऐसा होता है, तब भी पेट्रोल पंप सब उन्हें पता ना कि यार अब ये 270 रुपए पर देना पड़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं कि आपको ज्यादा पेट्रोल देंगे नहीं, ऐसे भी देंगे। और जब महंगा करना होता है तब कह देते हैं कि जी पेट्रोल है ही नहीं है। जब कीमतें बढ़ेंगी 3-4 दिन के अंदर, जब अरबों करोड़ों रुपए का फायदा होगा, उसके बाद जाके वो कह देते हैं कि हाँ भाई अब पेट्रोल दस्तयाब है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये एक माफिया है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इसकी सरपरस्ती ना कर रहा हो या हुकूमत को पता ना हो कि कौन कौन इसमें मुलविस है। जो वजीर पेट्रोलियम आते हैं, क्या उन्हें नहीं पता होता कि कौन से सब पता होता है। पेट्रोल अच्छा, इसके बाद फिर दूसरा मरहला आता है। पेट्रोल की कीमतों में कमी तो कर दी है, अब इसहाक डार साहब ने भी कल अपील की है ट्रांसपोर्टर से कि अब इतना फ्यूल सस्ता हुआ है तो आप अपने किरायों में भी कमी करें। फ्यूल 1 या 2 रुपए भी बढ़ता है तो फौरन से पहले ट्रांसपोर्टर्स जो है किरायों में इजाफा कर देते हैं। और अब फ्यूल जब कम हुआ है तो फिर जब कम होता है तो फिर ट्रांसपोर्टर्स जो है किरायों में इजाफा वो कमी नहीं करते। तो अब ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से वैसे तो कहा है, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता। ये तो इसको बाय फोर्स इम्प्लीमेंटेशन करवानी होगी। वो कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, रिलीफ है वो सही मानों में आवाम तक पहुंच भी सके ना। फिर वो हुकूमत के वो भी करेंगे ना, शुक्रगुजार भी होंगे। लेकिन फिर अगर आप उनसे बात करें ना तो वो आ गया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से हमने पेट्रोल जो है वो किरायों में कमी नहीं करे। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये रही पेट्रोलियम की कहानी। और पेट्रोलियम हमने सोचा कि अच्छी खबर कम ही आपको सुनाने को मिलती है, तो आज की खबर का आगाज सुबह सुबह आपको इसी खबर से किया जाए। अच्छी खबर दे दे। जिनको नहीं पता चला उनको भी अब पता चल गया होगा कि अब भाई पेट्रोल जो है वो आई गेस अब सारे निकल गए होंगे अपनी अपनी टैंक्स फुल करवाने के लिए। लेकिन चलें जी, फ्यूल की घबराई नहीं आपने, वापस ये दोबारा 300 पे जाएगा। इन्होंने वापस इसकी कीमत अल्लाह ना करे जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, महंगाई मजीद बढ़ भी सकती है। खैर, अब जरा सियासी गहमा गहमी पर आते हैं। कल का दिन बड़ा जो है सियासी दर्जा हरारत बहुत अपने पीक पे रहा। मौलाना का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, फिर उसके बाद इसके बावजूद कि वो हुकूमती इत्तेहादी हैं। वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि पहली हुकूमत है कि जो अपने ही एक स्टेट पिलर के खिलाफ एहतजाज कर रही है, सड़कों पर है। वरना अपोजिशन सड़कों पर होती तो हमने देखी है, हुकूमत सड़कों पर आना ये नज़ारा भी हमें देखना रह गया था, तो वो नज़ारा भी हमने देख लिया है। पीडीएम ने गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया था, धरना दिया था। और उस धरने से मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज साहिबा, इन तीनों ने खिताब किया। वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा कल के धरने में, वो देखिए। है मुकाबला करने के लिए अगर आप तैयार हैं हम इसको हरवा सकते हैं, मगर हम किसी हिस्सा बनने के लिए, किसी साजिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं था। और साजिश क्या था? साजिश ये कि सिर्फ पंजाब में पहले आप इलेक्शंस करवाओ, फिर उसके बाद बाकी सूबे में करवाओ, 1 यूनिट कायम करें। और फिर जो टाइगर फोर्स के लिए जो साजिश चलता रहा है अभी तक, टाइगर फोर्स यहां हो, टाइगर फोर्स एक दूसरा इदारे में हो, टाइगर फोर्स एक तीसरा इदारे में हो, और 1 मैन शो चले इस पूरा मुल्क। जो 1 मैन शो अपने इदारे में चला रहे हैं
वो पूरा मुल्क में वन मैन शो नाफिज करना चाहते हैं। हम इस साजिश का मुकाबला करना जानते हैं, इस साजिश का मुकाबला करेंगे। अपना जमहूरियत बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कह रहे थे कि हम इस साजिश का मुकाबला करेंगे, बट आगे मौलाना फजलुर रहमान भी खूब गरजे बरसे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जब इस रैली से खिताब किया तो आपको वो सुनाते हैं। ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है, उसने आईन और कानून की पासदारी की है। तुम आपस में बैठकर सोचते हो कि वजीर आजम के खिलाफ नाअहली का फैसला देंगे। अगर तुमने हुकूमत पर इस तरह नाजायज हाथ डालने की कोशिश की तो हम अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और उसके वजीर आजम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फिर आपको परेशानी होगी, तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ की जगह नहीं मिलेगी। एक दहशतगर्द को अपनी कोर्ट में जो एहतराम दिया है, क्या बहैसियत जज के तुम्हारे लिए ये जायज भी था? क्या किसी अदालत की तारीख में? ये है जी मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने कहा है कि हम जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अटैक किया जाए इदारों पर और यरगमाल बनाया जाए। मरियम नवाज क्या कहती हैं वो भी सुन लें। पाकिस्तान पूरे में शोहदा की यादगारें, गाजियों की यादगारें, कायदे आजम का घर जला के आए हो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जिसने कौम का 60 अरब रुपया लूट कर अपने दोस्त के प्रॉपर्टी टाइकून के जेब में डाला, उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन हथियाई। ये कौम पीडीएम आपसे पूछती है कि इतनी खुशी आपको किस चीज की हुई थी? देखें जुल्म, किसी को ताहयात जमानत, किसी को। इसी पर बात करेंगे। रहनुमा नून लीग सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपके वक्त का। नियाज़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पहली दफ़ा ये हमें रूह परवर नज़ारा देखने को मिला है कि एक हुकूमत जो है, यानी कि उसकी हुकूमत है एक जमात की, और वही तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत में रहते हुए अपने ही स्टेट पिलर के खिलाफ एहतजाज कर रही है, यानी कि हुकूमत ही सड़कों पर है। क्या कहेंगे सर? देखो जी, जितनी ये पीडीएम में जो जमातें हैं सारे जमहूरियत पसंद हैं और चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की जो बालादस्ती कायम हो, उसी स्ट्रगल कर रही हैं। आपको याद होगा कि आज से 15, 20, 16 साल पहले इसी अदलिया की बहाली के लिए, इसी चीफ जस्टिस की बहाली के लिए हमने इसी सड़कों पर, इसी जगहों पर जलसा किए थे और उसको बहाल करके दिखाया था। तो जमहूरी पार्टी जिम्मेदार जमहूरी पार्टी है, मैं बात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिम्मेदार जमहूरी पार्टी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, भले नज़रियाती इख्तिलाफ हों लेकिन आइन और कानून के लिए वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी हुई हैं। तो हमने इससे अब जब हमारी अदलिया से एहतराम के साथ जब इस किस्म के फैसले आएंगे कि तराजू के पलड़ा एक तरफ मुसलसल झुका हुआ है और मुल्क में एक अनार की फैल रही है इसकी वजह से, तो ज़ाहिर सारी पार्टी इकट्ठी हुई हैं। और आपको कल देखा होगा कि मैं भी शारा दस्तूर पे था, शारा दस्तूर भरी हुई थी और तमाम पार्टी कहीं नुकसान की आपको इत्तला नहीं मिली कि किसी की दरख्त को पत्ते किसी ने तोड़ा हो, सारे आराम से बैठे रहे। और फिर सुबह 10-11 से लेकर रात 8-9 बजे तक सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दीवार सामने थी, हमारे भी वर्कर थे, हमारे लोगों को भी जज्बात थे, वो जाते तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा तोड़ कर अंदर जा सकते थे। लेकिन सेनेटर साहब सर ये बताइएगा कि इस धरने का मकसद क्या था? मतलब थोड़ा ज़रा समझाइएगा प्लीज़ कि ये जो धरना दिया गया है कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर, बुनियादी मकसद इसका क्या था? उसका मकसद ये था, एक तो मैंने जैसे कहा कि मुल्क में आइन और जमहूरियत की खातिर इकट्ठे थे, हमने मुजाहरा किया और हम ये देख रहे थे कि पिछले कुछ 1-2 साल से एक सियासी पार्टी में ना मिले तो PTI, उसका ये वतीरा है कि जत्थे लेके आओ और एकदम प्रेशर डालो, मर्जी के फैसले लो। तो उसके लिए हम उठ के खड़े हुए कि हमने अपनी अदलिया को सहारा दिया, हमने अपनी अदलिया को के साथ खड़े हुए हैं कि आप स्टैंड लें, आप इंसाफ करें, तराजू के पलड़े बराबर रखें, हम आपके साथ होंगे। हमने उनको ये एक एहसास दिलाया है कि ये नहीं कि सिर्फ जत्था उनके पास है। अगर हम खामोश थे तो हम इसलिए खामोश थे कि हमारे पास हम हुकूमत में हैं, हुकूमत का निज़ाम भी चलाना है। अगर जिस तरह जत्थे वो लाता है हम भी जत्थे लाने शुरू कर दें तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क चलाने की जिम्मेदारी हम पे होती है और हम मुल्क के लिए सारा कुछ ये बर्दाश्त करते हैं, हम डिफेंसिव रहे हैं। लेकिन अब जब एक तरफ हम देखा कि बिल्कुल ही हमारे एक इदारा को जैसे बान प्रेशर हैं या जो है या जैसे उनके फैसले आ रहे हैं और मुल्क में
एक बेचैनी सी फैल रही है, तो हम मजबूरन उसको उनके पास आना पड़ा और ये शो करना पड़ा कि हम उन जत्थों से न रहे, हमारे जत्थे उससे बड़े हैं, हम आपके साथ हैं, आप मुल्क में इंसाफ करें। तो हमारा ये मकसद था उसको उनको ये कराना। पावर ग्रुप और प्रेशर ग्रुप की तो सर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, प्रेशर ग्रुप की तरह चल रही है। कल एक तरह से जो रैली निकाली गई थी, गवर्नर आप गवर्न कर रहे हैं ना, आप 13 जमातें मिलके, तो आप लोगों ने भी प्रेशराइज ही किया ना। अगर आप कह रहे हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, तो फिर ऐसे अमेंडमेंट्स लाई जाएं, ऐसे लॉज पास कराए जाएं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लिमानी ज़बान में समझाया जाए, बजाय कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह बाकी दुनिया को आप भी यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर इमरान खान ये सब कुछ कर सकता है तो वाई नॉट हम भी यही कर सकते हैं। नहीं, इससे उसको बैलेंस करने के लिए हमने किया है। पर इमरान खान जिस तरह का इमरान खान का जो वतीरा रहा है और जिसके उनकी लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है पिछले 1-2 दिन के खिलाफ, तो ये हमारा आना बनता था। हम जो भी कार्रवाई करते हैं डिफेंसिव में गिरह के करते हैं, ऑफेंसिव कभी है हमने, क्योंकि हम हुकूमत में हैं। हम अगर हम भी PTI की तरह हमारा वतीरा भी बन जाए कि जत्थे लेके और फिर परेशान करो, तो फिर मुल्क निजाम कैसे चलेगा, जमहूरियत तो नियाज़ी साहब कल ऐसा ही हुआ ना सर। PTI में और आम में फ़र्क क्या है? उन्होंने GHQ पर जाके धावा बोला, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर जाके धावा बोला, तो सर फ़र्क तो कोई नहीं है सर, फ़र्क तो कोई नहीं नजर आया। धावा नहीं बोला, दरवाजे फलांगे गए सर, दरवाजे टापे गए, दरवाजे फलांगे गए सुप्रीम कोर्ट के, मना किया गया था वहां पे। आप लोगों के जो वर्कर्स हैं दरवाजे फलांग कर अंदर दाखिल हुए। नहीं, वो मैं बताऊँ, वो शारा दस्तूर के तो वो थे कि शारा दस्तूर में रह जाए, क्योंकि इंतजामिया का ये थी कि कहीं वहाँ जाके कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर न दाखिल हो जाए। जिस तरह ये PTI वाले शरपसंद जो है कोर कमांडर हाउस के घर घुस गए और फिर जो तोड़ फोड़ की, और जिस तरह वर्दी का मजाक उड़ाया गया, यानी कि पाकिस्तान की डिफेंस का एक मजाक उड़ाया उन्होंने, तो हमने उसके जवाब में शो किया कि अगर एहतजाज होता है तो ऐसे करो जैसे हम कर रहे हैं। सर एहतजाज आप लोगों ने किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आपने किया है शहर इक़्तिदार में, कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जहां पर सारे डिप्लोमेट्स हैं, जहां पर ब्लू एरिया है, मतलब सारी हैपनिंग आपकी इंटरनेशनली रेड जोन में उसी जगह पर होती है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां पार्लियामेंट है, जहां पर मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं, वो उसी जगह पर। अब इंटरनेशनल मीडिया तो यही रिपोर्ट करेगा ना कि एक ऑपोजिशन लीडर ने पहले ये सब कुछ किया है, जो पार्टी ऑपोजिशन में है, जो कि असम्बलीज में नहीं है, और अब एक गवर्निंग बॉडी ने, एक वो जमातें जो कि हुकूमत में है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हुकूमत में रहते हुए आपने ये मैसेज दिया है इंटरनेशनली जो डिप्लोमेट्स वहां पर है। जी, हमने ये जिस तरीके से किया है, हम ये बताना चाहते हैं कि एहतजाज इससे किया जाता है, उसमें किसी डिप्लोमेट को कोई नहीं हुई। इस हमने इसको इंश्योर किया है कि किसी डिप्लोमेट को आने जाने में, अपने ड्यूटीज अदा करने में कोई रुकावट ना हो, और हमने रुकावट नहीं डाली। हमारा तो ख्याल था कि मुझे इशारा दस्तूर पे ना जाएं, लेकिन अवाम में इतना गम गुस्सा था कि आपने देखा होगा कि लोग जो इशारा दस्तूर के सामने दरवाजे लगाए थे वहाँ तोड़ के अंदर हुए, सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर नहीं गए, उसके सामने खड़े रहे, और ये उनको एक तफस का दिलाना था कि आप आपके साथ हैं। ज़ाहिर डिप्लोमेट्स होते हैं, जब उनकी PTI की तरफ से देखते हैं कि इसके जत्थे आते हैं, खौफजदा होते हैं कि ये कैसे लोग हैं, तो हमने उनको बताया कि हुकूमत ये पाकिस्तान की हुकूमत है। अच्छा नियाज़ी साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया। सर ये 2 कानून क्यों हैं, दोहरे मेयार क्यों हैं? ओपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ अगर करे तो आप दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई करते हैं। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर धरना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आपके कायदीन ने खिताब किया। तो आप नहीं समझते ये तो खुद कानून की खिलाफ वर्जी है और दोहरे मेयार हैं कानून के? आप करें तो ठीक है, आपके मुखालफिन करें तो पकड़ धकड़ होती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं। देखो जी, बेसिकली जो दफात होती हैं प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उसमें जो बलवाई लोग होते हैं या उनको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। जब हुकूमत ये समझती है कि हमें जो है ना अगर इस किस्म की गैदरिंग की इजाज़त दी गई तो इसमें नुक्स अमन का खतरा होगा, तो उसके लिए ये दफ़ा लगाती है। लेकिन मकसद उसका ये होता है कि नुक्स अमन में जब कोई लोगों के अमन में खलल ना हो, ये लोगों की जिंदगियों में अजीब कोई मुश्किलात पैदा ना हो, उसके लिए सारी दफात होती हैं। तो नियाज़ी साहब उस दफा का इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं होता था सर? 144 के तहत तो 4 लोग भी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नुक्स अमन का खतरा नहीं था। हमारे लोग देखो, हमने जो कॉल दी थी
जो अपने जिम्मेदार लोग बुलाए थे पार्टी के, मतलब मैं गया था तो मेरे साथ जो जितने भी बंदे थे 100-150 बंदा था, मुझे पता था कि जो जैसे मैं उसको कहूँगा ऐसे करेगा। किसी ने वहाँ आपने मतलब एक सारी सुप्रीम कोर्ट है, वज़ीर आज़म हाउस है, दूसरी आपने देखा डिप्लोमेटिक ग्रुप है, किसी ने वहाँ जाने की जरूरत की, हालांकि सारे जा सकते थे, सबने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और आराम से बैठे रहे, तकारीर सुनी। सर लास्टली ये बताइएगा कि इलेक्शंस करवाने के लिए कल इलेक्शंस की हेयरिंग भी थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ को बुलाया भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि आपस में बैठ के कोई दरमियाना रास्ता निकाल लें, बेहतर यही है। तो आप लोग सीरियस है इलेक्शंस करवाने के लिए? बिल्कुल टाइम पे हम इलेक्शन टाइम पे और इकट्ठे पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए हम तैयार हैं और इंशाल्लाह टाइम पे होंगे। उसके लिए सब सर 90 रोज गुजर गए ना, टाइम तो पूरा हो गया। देखो 90 रोज में अगर इलेक्शन नहीं, उसकी वजह थी कि उन असम्बली में उनका कसूर क्या था, उनको एक गैर आईनी तरीके से तोड़ा गया। मकसद ये था कि एक दिन, मैं पंजाब की बात करता हूँ, परवेज राय ने एक दिन पहले को पंजाब असम्बली से इत्तेमाद का वोट दिया, उसको इस्तेमाल का वोट मिल गया, फिर उसके बाद उसने दूसरी असेंबली तोड़ दी खान साहब के कहने पे। वाई असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। ये सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद, लिग्नून से उनका ताल्लुक है। और कल जो सारी सूरत हाल रही सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा है और इनके मुंह से भी ज़ुबानी आपने जानी है कि दफ़ा 144 होते हुए भी हुकूमत अपने ही एक पिलर के खिलाफ एहतजाज करी है। जो पीटीआई के सपोर्टर्स ने किया वो तो सरासर ज़्यादती और गलती है ही, लेकिन कल हुकूमत ने भी जो किया है वो भी सारी दुनिया ने देखा है। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और अभी जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कल इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादर ट्रस्ट में जो पेशी हुई थी, और पेशी के मौके पर क्या मनाजिर थे वो आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह सफ़ेद चादर के झुरमुट में बुशरा बीबी को पेश किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि वो पर्देदार खातून हैं, पर्दा करती हैं। तो कल इमरान खान के हमरा जब वो पहुंचे अपनी ज़मानत करवाने के लिए, बुशरा बीबी और इमरान खान, तो सफ़ेद चादर के हसार में उन्हें लाया गया अदालत पेशी के मौके पर। तमाम पीटीआई की जो क़यादत थी, वो वकला टीम उनकी मौजूद थी। और उसके 23 मई तक बुशरा बीबी की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है अलकादर ट्रस्ट केस में। और उसके अलावा इससे पहले पेश नहीं हुई थी। अदालत ने इजहार बरहमी किया, उन्होंने कहा कि हर सूरत के अंदर बुशरा बीबी को पेश होना चाहिए, अगर वो पेश ना हुई तो मैं दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दूंगा। तो फिर जैसे ही अदालत ने जब ये हुक्म दिया तो उसके 10 मिनट के अंदर बुशरा बीबी जो है अदालत में पेश हुई और 23 मई तक बुशरा बीबी की अब हिफाजती ज़मानत मंजूर नहीं। अदालत जब लेट पहुंचने पर जज की जानिब से ना इजहार बरहमी भी किया गया और कहा गया कि ये अदालत है, आपको इस तरह से जो है वो अदलिया को या वकला को या जजेस को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, जिस पर उन्होंने मुआज़रत भी की। तो सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे और फिर कुछ हलकों की जानिब से बड़ी तनकीद भी की जा रही है और ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं जो साबिक़ खातून अव्वल है उनके अगेंस्ट में, क्योंकि वो किस तरह से पेश हुई उनके एंट्री के ऊपर जो है ना तनकीद की जा रही है कि सफ़ेद चादर के अंदर आने का मकसद क्या था, वरना अदरवाइज ये तनकीद का कोई ऐसा जवाब बनता नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और मुआशरती जो अलमिया है उस बात करेंगे। 2 रोज़ पहले मदर्स डे था, तो मदर्स डे जब होता है तो तमाम लोग अपनी वालदा के साथ, अपनी माओं के साथ तस्वीर अपलोड करते हैं, उनसे इजहार मोहब्बत करते हैं। इफ़त उमर, जिनका तारुफ अब यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी नाकिद हैं और तनकीद का हक सबको हासिल होता है ना, सोशल मीडिया पर वैसे बहुत तनकीद करती है वो। इफ़त उमर ने जब अपनी मदर के साथ तस्वीर अपलोड की, अपनी मदर को हैप्पी मदर्स डे विश किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वैसे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर माशाल्लाह बदतमीज़ी पे, तूफ़ान बदतमीज़ी करने में यद-ए-तूला रखते हैं, लेकिन ये खासा इस पर जो बर्तरी है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तहरीक इंसाफ को हासिल है कि अगर आप ज़रा सी इख्तलाफ की जसारत कर दें तो आपको घर तक छोड़कर आते हैं, आपको जिस तरीके से आपकी दुर्गत बनाते हैं, जिस तरीके से ज़बान, तर्ज तकल्लुम जो उनका होता है, तो अच्छा खासा बंदा जो है वो अपनी इज़्ज़त बचाने में ही आफियत जानता है। तो इफ़त उमर ने जब अपनी मदर के साथ अपलोड की तस्वीर, तो फिर जो उनको गालियां दी गई, वो कहती है कि मुझे तो ठीक है लेकिन
मेरी माँ को भी नहीं बख्शा गया। बिल्कुल, तो ये कितना बड़ा ये अलमिया है, कितनी शर्म का मकाम है। और अभी जो आप कह रहे हैं ना कि बात ये वतीरा बन गया था, शुरू पीटीआई ने किया, अब नून लीग और बाकी लोग भी उसी रविश में चले गए हैं। अब थोड़ा सा भी इनसे इख्तलाफ कर दें, इख्तलाफ क्या, हर किसी की अपनी राय है ना। जैसे अगर वो लोग जो कि इनको इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनकी एक अपनी राय है इमरान खान के बारे में, वो उन्हें लीडर मानते हैं, और अगर ये इफ़त उमर नहीं मानती उन्हें लीडर, तो ये उनकी राय है। आप किसी की राय को इम्पोज तो नहीं कर सकते कि अगर हम एक चीज़ को मान रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को माने। तो वो अगर उनके खिलाफ बोलती हैं तो आपको खुले दिल से उनकी बर्दाश्त भी करना चाहिए। अब उन्होंने जब अपनी वालिदा के साथ ये किया है, मतलब माओं को भी इस खेल में मुलव्विस कर लिया है। माएँ तो साझी होती हैं। और आपको याद है, चले इफ़त उमर के साथ तो जो हुआ है सो हुआ है। कुलसूम नवाज की बीमारी को लेकर जिस तरीके से तमस्खुर उड़ाया गया, उनको अपनी जान से हाथ धोकर अपनी बीमारी के बारे में सच्चाई साबित करनी पड़ी। और बाकायदा तौर पे इनका एक शख्स हॉस्पिटल में एंटर हुआ देखने के लिए वो वाकई बीमार हैं कि नहीं है। तो इससे बड़ी अलमिया नहीं है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है कि हम लोग अखलाकियात को बिल्कुल भुला देते हैं। आप अदालती, आप जो है सियासी इख्तलाफ रखें, लेकिन इख्तलाफ में इस हद तक आगे ना जाएं कि किसी की माओं को आप गालियां देने पर उतर आएँ, किसी के उसके घर वालों को तनकीद का निशाना बनाए। मॉरल वैल्यूज से ना हम बिल्कुल मुबर्रा हैं। मॉरल वैल्यूज हमारे पास से भी नहीं गुजरी हैं। हमें लगता है कि जो टॉप चीज़ हम है ना, हमने अगर किसी की इंसल्ट कर दी है, किसी की बेइज्जती कर दी है, तो हम जो टॉप चीज़ बन गए हैं और हमें जो 4 लाइक मिल गए हैं और नीचे आके सबने कह दिया वाह वाह वाह, क्या बात सुनाई है आपने इस लड़की को, या जो भी किसी के सपोर्टर है या किसी के अगेंस्ट है, तो हम समझते हैं कि जैसे हमने ना फतह ही कर ली है। नहीं, वर्कर्स को ये समझना चाहिए कि उनके जो कायदीन हैं वो फरिश्ते नहीं है, इंसान हैं, वो भी गलतियां कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। और अभी कुछ बात करते हैं, कल जो समाअत हुई है जिसमें एक बार फिर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि आप लोग बैठकर आपस में कोई मुज़ाकरात कर लें, एक डेट फाइनल कर लें। उन्होंने कहा कि अगर हमने आइन के मुताबिक चलना है ना, तो आइन हमें यही कहता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन हो, तो 90 दिन तो 90 दिन होते हैं जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, और उसकी जो तारीख है जो दी गई थी उस पर तो कोई इलेक्शन हुए ही नहीं है। ना तो इलेक्शन कमीशन सीरियस नज़र आया, ना ही कोई गवर्नमेंट सीरियस नज़र आई है। तो अभी तमाम जमातें बैठे और मिलकर कोई एक डेट फाइनल कर ले, यही अच्छा है सबके लिए। यही अच्छा तो है सबके लिए, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं इसमें दूर दूर तक इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि एक टेबल तो बैठना दरकनार, एक दूसरे का चेहरा देखने को ये लोग तैयार नहीं है। और कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? मतलब अकल से, फहम से, समझ से बालातर है कि एक जानिब इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई की लीडरशिप जो है सारी जेलों में मौजूद है, तो उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने एक मौका दिया है, वो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे, कि इसकी कोई अलामत नज़र नहीं आ रही कि एक टेबल पर बैठेंगे, कैसे बैठेंगे। सिर्फ टाइम गेन करेंगे, टाइम ज़ाया होगा, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन का मजाक होंगी चीज़ें, और फिर हालात जूँ के तू ही होंगे। खैर, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार सीनियर सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, चीफ जस्टिस साहब ने एक और मौका दिया है कि दोनों फरीकैन बैठें, मुज़ाकरात करें, कोई एक डेट पर अपना जो है ना कोई प्रोग्राम बनाएं और एक डेट तय करें। प्रैक्टिकल अमली कोई सूरत इसकी नज़र आ रही है सर आपको? देखें, चीफ जस्टिस साहब ने ये मौका पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं दिया है, अपने आप को दिया है। अच्छा। क्योंकि कल जो सूरत हाल थी वो अदालत के लिए बड़ी तशवीशनाक थी। बाहर धरना था, पार्लियामेंट में तकरीरें हो रही थी, और ये करारदाद पास हो गई थी कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए जी, और ये पार्लियामेंट भेजा गया। और सूरत हाल ये थी कि तमाम मुल्क में ये सिक्योरिटी अदारों ने ये कह दिया था कि हमारी इंस्टॉलेशन पर एक तरह की हमला हुआ है और इस पर आर्मी एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि वो कानून जो इन अदारों के आर्बिट से बाहर होगा, सीक्रेट सर्विस एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। यानी मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि इलेक्शन तो एक तरफ, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए, लेकिन अब तो इस वक्त हम हालत जंग में हैं। हालत जंग वो अपने अदारे जिस तरह अब तक राय हैं कभी नहीं हुए थे। चीफ जस्टिस साहब ने जब बेल दी थी तो उनको शायद अंदाजा नहीं था, या अंदाजा था भी तो ये भी पता था कि क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। GHQ पे हमला, कोर कमांडर लाहौर पे हमला, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, MM आलम की यादगार पे हमला, शहीदों की निशानियां, जो शेर खान का एक मुजस्मा था उसको तोड़ के पूरा फेंक देना करा, जिस पर इंडिया ये कहता है
कि ये जो हम 70 साल में नहीं कर सके वो पाकिस्तान में एक दिन में कर दिया गया। तो ऐसी सूरत में अब चीफ जस्टिस साहब भी जरा बैक फुट पर हैं। उनको पता है कि उनके खिलाफ पूरी पार्लियामेंट इकट्ठी है। उनका इरादा अगर ये था कि वो नोटिस देंगे तो ये अदालत का मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को और उसके नतीजे के तौर पर उनको नाअहल करार देंगे, तो कल उनको गालबन ये ख्याल, ये अकल आई कि ये मामला बहुत बिगड़ चुका है और उन्होंने मुकदमा 8 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। पहले तो वो घंटों के हिसाब से कार्रवाई करते थे कि 1 घंटे में पेश किया जाए इमरान खान को, 1 घंटे में किया जाए उसको, 1 घंटे में किया 15 मिनट सर, 15 मिनट में पेश किया जाए। सारी बातें होती थी। तो इसलिए इस बात को इस तरह लिया जाए कि अदालत को गालिबन ये ख्याल हो गया है कि मुल्क के हालात बहुत खराब है और जिस तरह मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस तरह तारिक रहीम खून कर रहा है, जिस तरह इनकी बीवियां भी बैठ के बातें करती हैं, जिस तरह मुख्तलिफ कि एक तरह का जुडिशल माफिया इस मुल्क में मौजूद है जो एक फैसले पहले मालूम होते हैं क्या होने वाले, सबको मालूम होता है कि अब क्या फैसला आने वाला है। ये बेंच बैठा है, इनकी शक्ल लेके बता देंगे कि फैसला क्या आने वाला है। बेंच फिक्सिंग की बातें हो रही हैं। अब सर अब तो जो जजेस हैं वही पार्टीज की मंजूर मिन्नत होते हैं, जो बेंचेस होते हैं सबको पता होता है कि कौन सा बेंच बैठा हुआ है तो किस पार्टी के हक में फैसला आएगा और किसके अगेंस्ट फैसला आएगा। बट सर 9 मई के इंसिडेंट्स के बाद व्हाट डू यू थिंक कि अभी ये तमाम सब कुछ हो जाने के बाद क्या अब गुंजाइश बचती है टेबल टॉक की इन पार्टीज के दरमियान? देखिए, टेबल टॉक की गुंजाइश तो इसलिए नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी ने पहले कह दिया था कि हम गुफ्तगू खत्म कर चुके हैं। कल अली जफर भी कह रहे थे कि इसका कोई फायदा नहीं, आप फैसला दें। फैसला बता रहे अदालत क्या दे? वो 90 दिन की बात थी वो गुजर चुकी है। 90 दिन क्या, अदालत ने खुद 105 दिन मुकर्रर कर दिए थे, वो भी गुजर चुके हैं। अब फैसला क्या देगी? मसला कोई सूबाई इलेक्शन का नहीं, उस पर तो अदालत को बहुत सी बातों पर गौर करना था कि असेंबलियाँ टूटी, ठीक टूटी, गलत टूटी, कानूनी तौर पर तोड़ी गई, जहाँ इससे क्राइसिस ने जन्म दिया। उस क्राइसिस में अदालतों के फैसलों का भी दखल है, जिसने उन असेंबलियों को एक जवाब दिया, जिन असेंबलियों ने बाद में अपने आप को तोड़ दिया, चीफ मिनिस्टर को, ये सारी बातें थी। लेकिन उससे बढ़ के तो बात होगी कि कौमी असेंबली के इलेक्शन के बारे में अदालत कुछ नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती असेंबली तो। लेकिन मीर साहब सर अदालत में ये अदालत एक सुप्रीम कोर्ट टाइम दे रही है, सुप्रीम कोर्ट मोहलत दे रही है कि सियासतदान आपस में बैठे, कोई मुतफिका लाहेमल तय करे, कोई एक डेट के ऊपर जो है ना वो नजरसानी करे, एक डेट तय करे। तो सर पार्लियामेंट की इससे बढ़कर कोई तौहीन नहीं है, नाकामी नहीं है कि हमारे सियासतदान एक साथ बैठने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आके इनको बिठा रही है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। तो सर ये तो सियासतदानों की नाकामी इसको नहीं कहेंगे क्या? नाकामी तो सब अदारों की है, सियासतदानों की भी है। लेकिन एक बात है कि जब इनको बैठाया गया था अदालत ने कह रही थी कि हमारे हुक्म पे नहीं बैठे, आप अपनी मर्जी से बैठे हैं और आप फैसला कर रहे हैं, हम आपको वैसे मौका दे रहे हैं कि फैसला करें, हमारा फैसला वही है, इलेक्शन फलां तारीख को होंगे। तो बात है कि अदालत अपने आप को अलग भी रखती है, आपने उसको बताती भी है। वो जो गिमिक्री कर रही थी, अब उनको नजर आ रहा है कि उनके सामने बहुत से मसाइल खड़े हो गए, खुद उनके लिए भी। जिस तरह उन्होंने बेल दी है ना इमरान खान को, वन प्रेसिडेंट पे वो बेल नहीं दी है, यही है कि VIP तौर पर बुलाया है, इतनी जल्दी पेश करो, ये करो, वो करो, उसके बाद किया है। और कहा कि आपको अदालत में देखकर खुशी हुई है, मतलब 9 मई को क्या कुछ जलाओ घेराव हुआ है और चीफ साहब उनकी आमद पे इजहार मुसरत कर रहे हैं। जी, मैं इसलिए बार बार दोहरा नहीं रहा उन फिक्रों को, उन बातों को, लेकिन इन बातों को दोहराने में कोई हर्ज नहीं है कि इस चर्चे में ये हुआ है जिसको अदालत ने उस वक्त नजरअंदाज किया कि पूरा मुल्क जो है उस पर आग लगी हुई थी। एक जगह जगह हंगामे और फसाद हो रहे थे, बल्कि हमारे एक बड़े सीनियर तजिया नगार या एंकर कुछ कह लीजिए, उन्होंने तो कहा था कि बलवागिरी शुरू हो गई मुल्क में। तो किसी ने कहा बलवागिरी से बहुत आगे की लफ्ज है, दहशत भी नहीं है, एक जंग है अगेंस्ट रियासत। और जंग ये है कि देखिए कि अगर आप करीब से गुजर जाए ना GHQ पे, तो आपसे पूछते हैं कि आप गुजरे क्यों हैं। GHQ छोड़ दीजिए, ये जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में है, इसके पास से सामने फुटपाथ से गुजरे ना, तो आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली सर, वहाँ की जो सिक्योरिटी है। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रही थी, व्हाट डू यू थिंक अब हालात को नॉर्मलाइज या सेटल डाउन कैसे किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से कोर कमांडर हाउसेस पे अटैक किया गया है, जिस तरह फौजियों को पत्थर मारे गए हैं,
और जो इमेज पूरी दुनिया के सामने हमने पोर्ट्रे कर दिया है कि शायद पाकिस्तानी अवाम जो है वो आर्मी से बड़ी नफरत करती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, वो चंद लोगों ने ये सब कुछ किया है। बट सर आगे नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है? फ़ौज ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है, बड़े हौसले से इस सब चीज़ों को बर्दाश्त किया है, लेकिन अगर इन लोगों पर कोई कार्रवाई ना की गई तो फिर आगे बहुत से और लोगों के हौसले बुलंद हो सकते हैं, ये तो फिर रिवायत डल जाएगी। तो सेटल डाउन कैसे किया जा सकता है? असल में कल ही कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास हुआ है जी, और उसका अलामिया भी जारी हुआ है। अलामिया में कहा गया कि मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया, इन सारे वाक़यात जिनका आप तस्करा करती हैं, और ये फैसला किया गया कि सख्ती से निपटा जाएगा जी। सिर्फ यही नहीं कहा गया, अगर जरूरत पड़ी तो आर्मी एक्ट और सीक्रेट सर्विस के तहत भी मुकदमा होंगे जी। ये गोया अदालतों को ये पैगाम है कि अगर तुम हर चीज की बेल देते हो तो हम तुम्हारे, ये गैर कानूनी नहीं है, आर्मी एक्ट इस मुल्क का कानून है ना जी। यानी उन्होंने कहा कि गोया फौज इस वक्त हालत जंग में है। और आज जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, जिसमें आर्मी चीफ के अलावा दूसरी सर्विस तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह होंगे, हाँ, तमाम इदारों के वो लोग भी मौजूद होंगे, और इस बात का इम्कान होगा कि एक सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर दिया जाए। क्योंकि देखो बातचीत से आगे बात चली गई, उससे अब ये बात के जी ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं, बेल कर लो, उससे आगे बात चली गई। अब ये हो गई कि आपने हमारे अदारों पे हमला किया है। अब इमरान खान कह रहे हैं जी हमने नहीं किया, हमारे अंदर एजेंसियों के लोग घुसते थे, गुजरे गुना बदतरस गुना। यानी कि अब आप इल्जाम भी लगा रहे हैं ये कि हमने नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद किया, यानी फौज ने खुद किया, उनकी एजेंसियों ने ही उन पर हमारे दरमियान घुस के हमले किए हैं। तो इसका एक अच्छा ट्वीट किया शायद ख्वाजा आसिफ ने किसने किया कि वो जो जासी राशिद का नाम लिया, लिबर्टी चौक से लेकर लोगों को आ रही थी और उनको बता रही थी, वो क्या एजेंसियों की आदमी थी? और क्या आपका सका बांझा कोर कमांडर की वर्दी लेकर लकड़ी पे लटका कर दिखाता फिर रहा था, तो क्या एजेंसियों का आदमी था? बिल्कुल सही। अच्छा मीर साहब आखिरी सवाल सर, आपकी तो एक तवील अरसे से सहाफ़त आप कर रहे हैं, बड़े करीब से आपने तमाम तर उतार चढ़ाव सियासी और सहाफ़ती देखे हैं सर। अदालती तारीख हमारी क्या कहती है? अदालतों के ज़रिए कितना वज़ीर आज़म हमारे नाअहल हुए, अदालती फ़ैसलों के ज़रिए हमारे वज़ीर आज़म फांसियों पर, सूली पर चढ़ते रहे। तो सर ये तो एक तारीख है पै दर पै। अब आप समझते हैं कि उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम लोगों ने सबक सीखा है, हमारे इदारों ने भी, हमारे सियासतदानों ने भी? देखें, बात यह है कि अब पार्लियामेंट भी साफ कह चुकी है कि अब की बार हम अपना कोई वजीर आजम किसी अदारे की ख्वाहिश पे कुर्बान नहीं होने देंगे। देखिए उनके जो कानून पास हुआ है, और हुआ है कि आप बेंच बनाने के लिए, आप टू मोटर लेने के लिए इस असूल के तहत काम करें। दुनिया भर में जो होता है, इंडिया में भी हुआ और हर जगह होता है, तो वो उन्होंने पास होने से पहले उसको एक तरह का स्ट्राइक डाउन कर दिया। राइट तो कह दिया गया, पैगाम दे दिया गया कि अब हम वो अगर अदालत ने ऐसा किया तो वो अपनी हदूद से तजावुज करेगी, अपनी हदों से तजावुज करेगी। सर टाइम का शॉर्टेज है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और थी सूरत हाल सारी, हमें जाना है एक ब्रेक पर, स्टे विद अस। तो जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ बात करेंगे कल जो अहम इजलास हुआ है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसके अंदर ये तय पाया है कि जिन जिन लोगों ने 9 मई को हमारे इदारों को नुकसान पहुंचाया था, हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, यादगार शोहदा को उन लोगों ने डैमेज किया था, उनके ख़िलाफ़ अब जो है आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और तकरीबन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 3000 से ज़ायद जो ये शरपसंद लोग थे, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन मुकम्मल तमाम क़यादत ही इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में मौजूद है, मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और वो गिरफ्तारी का सिलसिला जारी भी है। तकरीबन शहरियार अफरीदी का भी हमने बताया, फवाद चौधरी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, फयाज चौहान गिरफ्तार, मतलब जितने भी अक्सरियत इस पीटीआई की आदत जो है वो जेलों में मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये तमाम लोग ऑलरेडी जेलों के अंदर हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में ये नामजद थे। अब इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल फंस के रह गई है कि इमरान खान तो बाहर आ गए हैं, लेकिन बाकी तमाम लोग जो हैं वो अब जेलों में चले गए हैं। अगर टेबल टॉक की तरफ आना है इलेक्शन डेट के लिए तो फिर करेंगे क्या, क्योंकि कोई क़यादत तो सामने है नहीं है जो कि टेबल टॉक। अच्छा, जो लोग जेलों में गए हैं मुझे उनसे थोड़ी सी हमदर्दी इसलिए है, उनमें से अक्सर अगर आप ये कहें
कि ये तमाम लोग जो थे ये इनमें से किसी का भी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था, तो इससे बड़ा झूठ नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके अंदर कुछ शरपसंद अनासिर थे, लेकिन ये तमाम लोग जो थे उनमें अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ही थी। अब अलमिया यह है कि क़यादत तो 9 मई को कहीं मंजर पे नजर नहीं आई। पीटीआई जो वर्कर्स थे जो जेलों में मौजूद हैं, कराची में एक बाप और बेटे की वीडियो आप देख सकते हैं। जो पीटीआई के वर्कर थे आफ्ताब जहांगीर साहब, जो कि कराची पीटीआई के सदर हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनसे इजहार ला ताल्लुकी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो वर्कर्स हैं, अब ये इस चीज़ से जो हैं अब खुद ही भुगतेंगे, जेलें खुद ही देखेंगे, खुद ही गिरफ्तारियां देंगे। और कल खान साहब, इमरान खान साहब, वो भी इस चीज को कह चुके हैं कि हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो उल्टा इदारों पे इल्जाम लगा दिए कि इन्हीं के लोग भेस में। अगर तो वाकई आर्मी एक्ट के तहत ये सब कुछ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद है, 780 अगर लगती भी है तो इन्हीं कोर्ट्स में फैसला रहेगा। लेकिन अगर आर्मी एक्ट के तहत एग्जैक्टली फिर आर्मी कोर्ट्स में होगा, फिर वो बाकी अदलिया के हाथ से मामला निकल जाएगा और फिर वहाँ पर कोर्ट मार्शल जैसे होंगे और जिस तरह से चलेगा वो तो एक चीज़ है। लेकिन उन बेचारे बच्चों का, ये जो बिल्कुल टीनेजर्स थे जो ये सब थे, उनका फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? खैर लीडरशिप को भी इस हवाले से सोचना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, आप तो खुद माशाल्लाह कानूनदान हैं, खुद वकील हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, जो कुछ 9 मई को हुआ, आप सर कंडेम करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था? जिस तरीके से लीडरशिप तो नज़र नहीं आई, लेकिन जो वर्कर्स थे उन्होंने कानून हाथ में लिया, अमलाक को नुकसान पहुँचाया, बड़ा अनफॉर्चुनेट था सर। ये हमारा मुल्क है, हमारे इदारे हैं, हमारी फौज है और दुनिया की बेहतरीन फौज है। और इसमें कभी दो राय नहीं है कि ये जहाँ पे कोर कमांडर हाउस था या जीएचक्यू हाउस था, जीएचक्यू पे किसी तौर पे ये नहीं होना चाहिए था। इसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और बिल्कुल अगर जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने किया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी जो आप दोनों बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि पूरे पाकिस्तान में, मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ, मैं अपने जिला बहावलनगर की बात कर लेता हूँ, मैं अपने हल्के हारूनाबाद फोटाबाज की बात कर लेता हूँ, 162 की। इस वक्त शौकत बसरा आपसे बात कर रहे हैं, पता नहीं कब मैं भी आपसे से बात नहीं कर सकूंगा। सब लोगों पे जो पुरअमन थे, जिन्होंने जलाओ गिराव नहीं किया, जिन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात है। राइट। अच्छा, अब मैं फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने कानून हाथ में लिया, खास तौर पे जिन्होंने हमारी फौज, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर अच्छा मैसेज नहीं गया, बहुत बुरा हुआ। करें आप उनके खिलाफ कार्रवाई। बेशक उन्होंने जोश में किया, जहां भी किया, और जो लोग जिन्होंने प्री प्लान्ड उनको सारा कुछ करवाया, होनी चाहिए कार्रवाई। लेकिन मुझे बताइए, क्या पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द है? क्या पूरे लोग, वो जिन लोगों ने पुरअमन हिस्सा लिया, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फुटेज दिखा दे कि शौकत बसरा ने कोई कानून हाथ में लिया है, शौकत बसरा ने कोई गमला तोड़ा है, तो बिल्कुल मेरे ऊपर दहशतगर्दी की FIR है। ये क्या आज आप प्रवान चढ़ रहे हैं मामला को? आज भी हम 70 साल में फंसे हुए हैं कि अब तेरी बारी, अब मेरी बारी, अब तेरे आपको FIR है, अब उसके ऊपर FIR है। ये नहीं होना चाहिए। हालात अच्छे नहीं है। पहले अब मेक और ब्रेक पे खड़े हुए हैं, और इस वक्त आप जिस अंदाज के अंदर हुकूमत जो है इंतकाम की आग में जल रही है, और नाम जाहिर ये इदारों के ले रहे हैं, जहां पे मैं बार बार अल्फाज बोल रहा हूँ, सब ने कंडेम किया है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीटीआई की पॉलिसी नहीं है। जिन लोगों ने किया उनको इन्वेस्टिगेट करके कार्रवाई करें। लेकिन मेरे भाई, आप मुझे एक बात दोनों बताइए, आपके पास फुटेज मौजूद होगी, मैं आपको भेज देता हूँ कि मेरे ऊपर जब मैंने सिर्फ ये एहतजाज किया कि इमरान खान को रहा किया जाए, खैर कानूनी गिरफ्तारी खत्म की जाए, वो बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की, मैं दहशतगर्द हो गया। मेरे जिला के 50 लोग, अब हो क्या रहा है मैं आपको तरीका वारदात बता देता हूँ। 50 लोग, जिनमें के अंदर तकरीबन कोई MNA MP के जो कैंडिडेट्स होंगे, जिनको टिकटें मिल गई, वो होंगे 20 से 25 लोग जिनको मिल गई, और जो कैंडिडेट्स थे उनके ऊपर नामजद FIR है। फिर हर हल्के के अंदर, अगर वे 4 MP के हल्के हैं, वहाँ 8 MP के हल्के हैं, वहां पर 50-50, 60-60 नामालूम लोगों के नाम FIR में रख दी गए हैं, और ये हर जिले में प्रैक्टिस हो रही है। और उसके बाद क्या हो रहा है, हर घर पे रेड हो रहे हैं। अगर कोई वो जो बंदा PTI से मुतल्लिक है, अगर वो नहीं मिला, उसके बाप को ले आए,
उसके बेटे के लिए हैं। कल मैं हाई कोर्ट में मौजूद था लाहौर के अंदर, बेशिती खान साहब की और उनकी मिसेस की। बिलीव करें 2 खवातीन मुझे वो मिली, असजद गुराल साहब की कोर्ट थी, ऑनरेबल जज की, कि उनका बेटा 16 साल का, उसका आज कैम्ब्रिज का पेपर है, उसका वालिद पीटीआई से है, वो नहीं मिला, उसके बेटे को उठा कर ले आए और 3 दिन से नहीं पता वो किधर है। ओह माय गॉड। अभी तो देखिए अब कार्रवाई तो इसी तरह होगी ना, चाहे वो कोई लाताल्लुकी का इजहार कर दे और कुछ कर दे, जब उसके बाद एक वो मिशन क्लीन अप किया जाता है ना, तो क्लीन स्वीप में फिर जो उस हाथ में सामने आता है उसको उठाकर ले जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम क्या सरगर्म है कि अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या उनके सपोर्टर्स इस तरह से गिरफ्तार किए जाते हैं? क्योंकि इमरान खान ने तो कल कह दिया है कि ये वो तमाम लोग पीटीआई के नहीं हैं जिनको जो इन कार्रवाइयों में मुलविस थे, डिसऑन कर दिया है। तो अब क्या उनके पीछे जाएंगे? मैं खुद कहता हूँ, मैं आपकी प्रोग्राम में खुद कह रहा हूँ फिजा, जो लोग अगर कोर्ट हाउस के घर नहीं सर, आई एम आस्किंग अबाउट, आपने बोला ना कि अब जैसे ये कुछ बेगुनाह है कि अब अगर बाप नहीं मिला, वो पीटीआई का सपोर्टर था, तो उसके बेटे को 16 साल के बेटे को उठा कर ले आए हैं। अब उस बेटे का क्या कसूर है, लेकिन उसको उठा कर ले आए हैं। तो इन ऐसे लोगों के पीछे जाएगी पाकिस्तान की वकला की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं जाएगी? ऐसे लोग जिन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया, जिन्होंने जिलाओ गिराव नहीं किया, जिन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं की, उनमें मुलव्वस नहीं है, क्यों नहीं जाएगी? राइट। क्या ये मैं फिर कह रहा हूँ, शौकत बसरा से पार्टी डिसोन कर दे कि मेरे ऊपर अब दहशतगर्दी का पर्चा है? क्या आज भी हम ज़ियाउल हक के दौर में रह रहे हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोगों को कोड़े मारे गए, वहां पे उनको फांसियां दी गई? आज एक नया तरीका वारदात है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज बना दी गई है वकला की, जो उनके तमाम केसेस को देख रही हैं, और उन लोगों की केसेस की पिटीशन जो है हाई कोर्ट में फाइल कर दी गई है, और अब करके रहे हैं। एक तो FIR मौजूद है ना, मैं दोनों को बता दूं आपके चैनल PNN के जरिए, एक तो दहशतगर्दी की FIR हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, डिटेंशन ऑर्डर्स हैं। अगर को मिल गया उसको 16 MPU किताबें जी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं होने दे रहा था, उसको जेलों में भेज दिया है, कि इसको 1 महीने के लिए जेल भेज दें, तो ये गलत प्रैक्टिस है। अच्छा बसरा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है सर, हम भी इसको कंडेम करते हैं। सियासी मुकदमात जो होते हैं वो हमेशा सियासत की बुनियाद पर होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन सर अब डिसऑन तो कर दिया है खान साहब ने, लेकिन सर असल सवाल ये है कि जब लीडर्स खुद ट्वीट्स ऐसे करेंगे, जब खुद लीडर्स इदारों को नाम लेकर तनकीद करेंगे, तो वो जो नफरत है, वो गुस्सा जो है वर्कर्स के अंदर तो जमा होगा। और वर्कर्स सर इस तरह तो नहीं पहुंचे कि अचानक हुआ है, एक लावा उगल रहा था, लीडरशिप की तकारीर ऐसी थी, खान साहब मुसलसल इदारों को तनकीद करते रहे हैं। तो सर फिर इस मौके पर आके आप बिल्कुल इजहार ला ताल्लुकी कर दें, ये भी अपने ही वर्कर के साथ ज्यादती है। वर्कर्स का तो करियर बेचारों का दाव पे लग गया। कोई अगर मगर लेकर नहीं है, जो लोग भी देखिए ना, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी क्या लीडरशिप ने कहा था जाकर कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हो जाए? बसरा साहब, मुराद सईद साहब का ट्वीट आप देख लें सर, एजाज चौधरी साहब की ऑडियो कॉल देख लें मुबैना तौर पर। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इंटेरोगेट करें ब्रदर, इन्वेस्टिगेट करें कि क्या तुक बनता है कि आप GHQ हाउस के सामने जाके नारेबाजी करना शुरू कर दें? क्या तुक बनता है उन लोगों का कि जाके आपको जो मनाजर आप कोर कमांडर हाउस लाहौर के नजर आए हैं? मैं तो बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर एक PTI की कारकुन की शर्मिंदा हूँ। सर इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी खुद कोर कमांडर हाउस मौजूद थे, लीडरशिप खुद लिबर्टी से सबको लेकर गए। व्हाटसोएवर जिन्होंने कानून में हाथ में लिया, खा वो शौकत बसरा है, खा कोई और है, ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। राइट, सही। अच्छा बसरा साहब, अब ये बताएं कि अब आगे क्या मंजरनामा होने जा रहा है? अब लीडरशिप तो आपकी मुसलसल जो है गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इन हालात के अंदर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं आपको? आइन अमली तौर पर टूट चुका है। इस वक्त PDM का आइन मौजूद है, जिसके अंदर उनकी अपने कवानीन है, जिनके ताबे 144 जो है वो सिर्फ इस वक्त PTI के लोगों पे लगती है। उनकी दफा 144 मुल्क में चूंकि कायम नहीं है ना, उनकी 144 का डेफिनेशन है। हुकूमत से इजाजत मांगती है कि हमने रेड जोन में खड़े होना है, वहां पर ना सिर्फ खड़े होना है, डंडों से मुसल्ला होकर पार्लियामेंट के अंदर पहले गालियां दी जा रही है चीफ जस्टिस को, उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार कर कर हमारे सामने पेश करे। और रही सही कसर, अगर मेरे भाई मैंने वो जो नारे सुने हैं कल सुप्रीम कोर्ट के सामने
कौन सी ऐसी जुबान है जो इस्तेमाल नहीं की गई है। मैं पहले हम अदलिया हो, फौज हो, पार्लियामेंट हो, ये हमारे इदारे हैं। अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो गलत कर रहा है। हमारे लोगों ने वहां पे किया, कंडेम कर रहा हूँ। जो कल हुआ है, आप क्या वो नारे सुनवा सकते हैं? नहीं सर, वो हमने पहले ही प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की सर, आप दी कंडेम कर रहे हैं। आप हमेशा से आपकी हम ये बात करते हैं कि आप चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं, जो गलत चीज़ होती है आप उसका इतराफ़ भी करते हैं। लेकिन सर, जिस दिन 9 मई को ये सब कुछ हुआ और अगले दिन खान साहब को जब अदालत में पेश किया गया, तो उस वक्त अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि खान साहब जो जलाओ घेराव हुआ है, जिस तरह अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, तो इसकी आप मजम्मत करेंगे। खान साहब ने उसकी मजम्मत तक भी करना गवारा नहीं की। आप नहीं समझते इस तरह आप खुलकर मजम्मत कर रहे हैं विदाउट एनी इफ एंड बट्स? अच्छा, लीडरशिप को भी इसी तरह मजम्मत करनी चाहिए। प्यारे भाई, अगर मेरी ये बात आप मुकम्मल होने दें कि कल जो नजारा देखा है, कभी आपने ये देखा है कि हुकूमत खड़ी हो जाए अपनी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट? ये तो सुना है। आप फैसलों पे क्रिटिसिज्म करते हैं, आप फैसलों पे अपनी आवाज उठाते हैं, आप लाइकिंग डिसलाइक उसको पसंद ना कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, ये कह सकते हैं ये कानून के खिलाफ थी। अगर आप अमली तौर पर पहले बम्बार्टमेंट कर देंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर, और फिर हुकूमत की 13 पार्टियां शाहराह दस्तूर पे खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने चीफ जस्टिस को और आला जजेस को गालियां देनी शुरू कर देंगी, वो भी नंगी गालियां। सर, दोनों तरफ से यही रविश रही है ना? बिल्कुल ठीक है, हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि 9 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने किया है वो भी सरासर गलत है, और कल जो एक नई मिसाल बनाई है वो भी गलत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बट स्टिल चीफ जस्टिस ने अगर बोला है कि इलेक्शंस के लिए ज़रूरी है कि तमाम जमातें बैठे और आपस में कोई डेट फाइनलाइज कर ले, तो अभी पकड़ धकड़ की तो सूरत हाल है, तो टेबल पर कौन बैठेगा और गुफ्तगू कौन करेगा? क्योंकि दोनों तरफ से दोनों इंतहाओं को छू रही है दोनों जमातें। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी हम खेल से मुतालिक बात करेंगे कि खेल, और अभी जो मरकज़ निकाह बना हुआ है वो यही है कि पाकिस्तान को मेज़बानी एशिया कप की मिलेगी या नहीं मिलेगी। सब हलकों में यही सवाल है कि पाकिस्तान को एशिया, क्योंकि अगर यहाँ पर गिव अप हम कर देते हैं तो फिर आगे जो चैम्पियंस ट्रॉफी की हमें मेज़बानी मिली है, जो कि कम्प्लीटली आईसीसी का एक इवेंट है, उसकी भी मेज़बानी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। और अभी नजम सेठी को जो है, उनके भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उनका ये कहना है कि हमारी हुकूमत भी भारत पर दहशतगर्दी को भड़काने का इल्ज़ाम लगा सकती है, जैसा कि इंडिया हम पर लगा रहा है, वैसे हम सीधा ये इल्ज़ाम आप पर भी तो लगा सकते हैं। इस मौके पे, इस मामले पर मैं नजम सेठी साहब के बिल्कुल साथ हूँ कि दो टोक मौक़िफ़ ही होना चाहिए। इस तरह तो भारत हमेशा से इसने आपकी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ यही रखना चाहिए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान हमारे साथ। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है नजम सेठी साहब ने। उन्होंने कहा है कि इस तरह तो पाकिस्तान भारत पर भी ये इल्ज़ाम लगा सकता है दहशतगर्दी के हवाले से। क्या कहेंगे, मौक़िफ़ बड़ा वैलिड है नजम सेठी साहब का? देखिए, पहली बात यह कि पाकिस्तान की कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा था, या इसको ये इस तरह हम कह नहीं सकते हैं। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब हालात ठीक नहीं थे तो पाकिस्तान अपनी जो होम सीरीज़ थी वो यूएई में खेल रहा था, लेकिन आप देखते हैं 2015 के बाद से अब तक 2023 में हम हैं, 2023 भी आधा गुजरने को है। तो पाकिस्तान इन 8 वर्षों में बतदरीज और मरहलावार पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वापस आई है। जब जिम्बाब्वे से ये सफ़र शुरू होता है और उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड 11 आती है, पीएसएल का फाइनल होता है 2017 में, यहाँ पर श्रीलंका की टीम आती है, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि उसके बाद 2018-19 में जब हमारे हालात बहुत बेहतर हो गए, तो अभी जब हम आज 2023 में बात कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पूरी की पूरी सीरीज ये तमाम टीमें खेल के जा चुकी हैं। दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है टेस्ट स्टेटस रखने वाली जिसका शेड्यूल था पाकिस्तान में और उन्होंने पाकिस्तान में आकर नहीं खेला। तो जब सारी टीमें दुनिया की आ रही हैं और पाकिस्तान में अगर भारत किसी एक ख़ास वजह से, जो कि उसकी अपनी पैदा करता है या उनका अपना मौक़िफ़ है, एक अलग से उठा के खड़े हो जाएं और ये कहें जी कि पाकिस्तान में ये चीज़ें ख़राब है तो हम नहीं आ सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोई पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक करता है तो पाकिस्तान उसके साथ वैसा सलूक करने का हक रखता है। अब जबकि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है और इसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को मेज़बानी दी थी, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अब अपने मौके पर कायम रहे। जब सारी दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं तो आप आए, आप भी पाकिस्तान में आकर खेलें, चलें
आप समझ लें कि सियासी हालात ठीक नहीं है दोनों मुल्कों के, आपस में नहीं आ सकते हैं। तो सेठी साहब ने जो उसका मुतबादल पेश किया है, फिर आप उसके ऊपर आ जाए। हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं ना, मैं ये बात करी कि हाइब्रिड मॉडल क्यों मानने से इनकारी है इंडियन? देखिए बात यह है कि मैं ना मानूं, अगर किसी का कव्वा सफेद है तो हम जबरदस्ती तो उसको नहीं समझा सकेंगे ना। अगर उसने ये मानना ही नहीं है कि कव्वे का रंग काला होता है और वो ये कहे नहीं कि सफेद है, तो कोई लॉजिक होती है, कोई दलील होती है, कोई अकल होती है, कोई समझ होती है, कोई फहम होती है। आप किसी तरीके से कोई बात करते हैं ना, बाजी हम नहीं आना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो सेठी साहब ने भारतीय मीडिया के साथ बातचीत किया और उनको इंटरव्यूज दिए, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान का मौका पेश किया है। और अगर जयशाह जो कि बीसीसीआई के सारे फैसले कर रहे हैं, वो जुर्रत का मुजाहरा करें ना, वो आपके प्रोग्राम में आके बताएं कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाह रहे, वो पाकिस्तानी मीडिया के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों को बताएं कि क्यों नहीं आना चाह रहे, बताएं ना लोगों को। जब सेठी साहब से हर किस्म के सवाल हुए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी हुए हैं, इंतजामात के हवाले से भी हुए हैं, क्रिकेट के दीगर मामला पर भी गुफ्तगू किया, तो उन्होंने तो सब चीज़ों का जवाब दिया। तो आप भी आए, अगर आप समझते हैं कि आपका मौकफ ठीक है तो ओपन हो ना, दुनिया के सामने आए, लोगों को जवाब दें जो आपके ऊपर सवाल होते हैं। पाकिस्तान के पास हर सवाल का जवाब है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, तमाम टीमें। अच्छा हाफिज साहब सर, सवाल ये है क्या कोई कानूनी रास्ता, कोई ऐसा कोई SOPs नहीं है पाकिस्तान के पास कि अगर भारत साफ आने से इनकार करता है, उसकी कोई ख़ास दलील भी उसके पास नहीं है ना आने, क्योंकि मंतक भी नहीं है, तो उसके बावजूद अगर भारत पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी से महरूम कर सकता है, तो पाकिस्तान को क्या रास्ता अपनाना चाहिए? कोई आलमी सतह पर ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे भारत को कटहरे में लाया जा सके, उससे जवाब तलब किया जा सके? देखिए, सबसे पहला फोरम तो ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो क्रिकेट खेलते हैं उनको फैसला ये करना है कि उन्होंने शुरफा के खेल को शुरफा का खेल रहने देना या फिर उन्होंने उसको सियासत ज़्यादा करना है। क्योंकि भारत पाकिस्तान के मामले में इस खेल को सियासत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में 3 T20 मैचों की सीरीज खेली और ये वो सीरीज थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने आने से इनकार किया था और पाकिस्तान वहां पर खेला है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने बांग्लादेश का, श्रीलंका का और दुनिया के हर उस मुल्क का जिसको जरूरत थी, पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। और बिलखुसूस जब हम इस खत्ते की बात करते हैं तो इस खत्ते के ममालिक को सबसे पहले ये फैसला करना है कि क्या उन्होंने इस सियासी फैसले के, इस सियासी जो हिकमत अमली है भारतीय BCCI की, क्रिकेट का जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, उसका साथ देना है या फिर उन्होंने उसूलों का साथ देना है। जब आप गेम ऑफ जेंटलमैन की बात करते हैं तो फिर आपको जेंटलमैन प्रॉमिस के ऊपर रहना चाहिए, जो कि आपने ICC ने पाकिस्तान को मेजबानी दी है एशिया कप की। तो सबसे पहला फोरम तो ये है। उसके बाद ICC को भी थोड़ी आंखें खोलने की जरूरत है कि जब आप सिर्फ एशिया कप, सिर्फ आपके ICC ठीक है, ICC को भी फौरी आंखें खोलने की जरूरत है। और लगता है क्योंकि भारत की हमेशा से ICC पर इजारादारी रही है, लेकिन पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया है बहुत असूली भी है और वैलिड भी है। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं सेहत के हवाले से, और सेहत में हम अपनी दांतों की सेहत को कैसे बरकरार रख सकते हैं, कैसे ठीक रख सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं जो शख्सियत या मतलब अपनी वो जो स्माइल देते हैं किसी को हंसती मुस्कुराती, तो उसमें आपके दांतों का जो रोल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। का बराह रास्त ताल्लुक आपके दांतों की सेहत से होता है। yes, अगर आपके दांत सही नहीं हैं, आपके दांत साफ नहीं हैं, तो सारी बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। तो इसलिए जहां पर ये दांत आपकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, साफ दांत हों, आपकी स्माइल में, आपकी मुस्कुराहट, आपके तबस्सुम में उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं, उसके साथ साथ दांतों का ख्याल रखना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी सेहत से होता है। एब्सोल्युटली यही होता है। और किस तरह से आप कैविटी से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं और कैसे आप अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आजकल जो बड़ा ट्रेंड बना हुआ है एक हॉलीवुड स्माइल का, और किस तरह से आप अपने दांतों को ऐसे चमकता हुआ बड़ा के आप स्माइल करें तो आपकी स्माइल में एक जान नज़र आए, जैसे हम देखते हैं मुख्तलिफ एक्टर्स को। तो वो उस तरह की स्माइल के लिए क्या हो सकता है और किस तरह से किया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर शुएब मंसूर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। मुझे ये बताइए कि एक डेंटिस्ट ना बड़ा ज़रूरी है आज के लाइफस्टाइल में, बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जैसा है ना। पहले अगर मैं बात करूँ कि हम
हम लोग एहतियात करते ही नहीं है, ना टाइम पर ब्रश करते हैं, ना वो चीज़ें जो कि एहतियात करने से हमें खानी चाहिए। तो पहले हम थोड़ा प्रिकॉशंस की तरफ आते हैं कि डू एंड डोंट्स क्या है अपने दांतों की हिफाजत के लिए। असल में हमारे यहाँ सबसे जो लैकिंग चीज़ है अवेयरनेस। डेंटिस्ट्री की अवेयरनेस उतनी कॉमन है नहीं हमारी सोसाइटी में प्रिवेल उस तरह से नहीं करती जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड्स में करती है। वहाँ तो शुरू में ही बच्चों को स्कूलों में ही समझाया जाता है कि आपने ब्रशिंग टेक्निक्स आपकी क्या होनी चाहिए, कितनी दफ़ा दिन में ब्रश करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम प्रिवेल नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में ये चीज़ आगे नहीं चल पाई। तो लेकिन 2 दफ़ा दिन में ब्रश करना और साल में 1 दफ़ा एटलीस्ट डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवाना, ये मैंडेटरी है हर कॉमन आदमी के लिए जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो समझता है जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसको लाजमी डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए और दिन में 2 दफ़ा ब्रशिंग करनी चाहिए। सुबह नाश्ते के बाद। बात आपकी सॉरी काटून ब्रशिंग की बात की है, हमारे यहाँ पे हम सबको भी गालिबन ब्रशिंग का भी सही तरीका पता नहीं है। बस जी एग्जैक्टली ब्रश करते हैं, कोई ऊपर नीचे कर रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल में कर रहा है, कोई वर्टिकल में कर रहा है, और उससे आपकी कैविटी कई दफ़ा आपके जो ये मसूड़े जो हैं उनमें स्वेलिंग भी आ जाती है। तो इसके बारे में भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी एग्जैक्टली एक तो सब यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना जी, कि आप अगर अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो आपको सही टेक्निक्स गाइड करेगा तो आपको पता चलेगा। और फिर दिन में 2 दफ़ा ब्रशिंग की टाइमिंग्स है। हम अक्सर नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं, जबकि मैंडेटरी है कि नाश्ते के बाद करना है। और रात को सोने से पहले ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ब्रशिंग रात को सोने से पहले है। खाने के बाद रात को सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, जब आप उसके बाद कुछ ना खाएं और सो जाए, क्योंकि रात को आपके मुंह में एक्टिविटी तो कोई हो नहीं रही होती, तो वो जो बैक्टीरिया को वहाँ पे खेलने का मौका मिल जाता है। तो आपको चाहिए आप ब्रश करके सोएं। तो ये 2 चीज़ें, और साल में 1 दफ़ा, सिर्फ 1 दफ़ा आप जाए अपने डेंटिस्ट से मिले और अपना मुंह दिखाएं उसको, और उसको कहें मुंह दिखाई कराएं। लेकिन ये मुंह दिखाई महंगी बहुत पड़ती है, क्योंकि डेंटिस्ट जो है ये डेंटल ट्रीटमेंट कहा जाता है और है भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो लोग इससे भी थोड़ा सा हिचकिचाहट जो है ना वो फील करते हैं। मेरे ख्याल में डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, निगलेक्ट एक्सपेंसिव है। जब आप एक चीज़ को पसे पुष्ट डाल देंगे, टाइमली जाएंगे नहीं, फिर आपको महंगे इलाज करवाने पड़ेंगे। जब आपके दांत में दर्द होगा आप तभी जाएंगे तो आपको महंगे इलाज कराने पड़ेंगे, तो तब आपके पैसे लगेंगे और आपको लगेगा डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है। अगर आप टाइमली जा रहे हैं, एक फिलिंग जो है वो बहुत कम पैसों में हो जाती है, बजाय इसके कि आपका दांत खराब हो और आप रूट कनाल कराएं, ऊपर कैनाल्स ऊपर कैप्स करवाएं, तो आपके पैसे तब ज़्यादा लगेंगे। इसलिए बेहतर है टाइमली डेंटिस्ट को विजिट करें और निगलेक्ट से बचें। डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, आपकी जो पस से पुष्ट डालने की आदत है वो नेग्लिजेंस जो है ना उसकी वजह से नेग्लिजेंस। तो अभी तो एक ये है कि टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, चॉकलेट्स या मीठा ज़्यादा खा के कीड़ा लग जाता है दांतों में, बच्चों को ख़ास तौर पे, और फिर जो बड़े होते हैं उनके गम से ब्लीड करते हैं, वो खून आता है मुंह से, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन? देखें अब तो डेंटिस्ट्री इतनी मॉडर्नाइज हो चुकी हुई है, इतने लेटेस्ट एडवांसमेंट्स आ चुकी हुई हैं, अब तो ब्रेसेस विदाउट वायर्स भी आ चुकी हुई हैं। यही तो बात है, जब आपका बच्चा एक प्रॉपर डेंटिस्ट के पास या प्रॉपर ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जा रहा होगा, वो उसके अंदर पैदा होने वाली दांतों की बीमारियों को टाइमली डिटेक्ट कर लेगा और आपको बताएगा कि इसको ब्रेसेस की ज़रूरत है, इसके टेढ़े दांत सीधे करवा लें। या जब आप स्केलिंग टाइमली करवा रहे होंगे तो आपके मसूड़ों से खून नहीं आएगा, मसूड़े आपके ठीक रहेंगे। तो बात फिर वही आ जाती है कि टाइमली विजिट टू अ डेंटिस्ट इज एन एसेंशियल। 1 साल के अंदर ज़रूरी है, लाजमी है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दांतों की, लेकिन फिर भी आप जाएं और स्केलिंग करवाएं साल में 1 दफ़ा, ताकि प्रॉब्लम्स टाइमली डिटेक्ट हो सके। हाँ, ताकि सारी क्लीनिंग अंदर से हो जाए ना। अच्छा, ये आजकल बड़ा ये ट्रेंड है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे हॉलीवुड स्माइल का और टीथ वाइटनिंग का, बड़ा लोग चाहते हैं कि उनके दांत चमकते हो मोतियों की तरह। बिल्कुल, टीथ वाइटनिंग एक लेटेस्ट प्रोसीजर है, नॉट एग्जैक्टली लेटेस्ट, हमारे यहाँ थोड़ा अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग हुआ है, वैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये काफ़ी अरसे से है। ये बेसिकली हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग यूज करते हैं, जिससे दांतों का कलर जो है, शेड जो है वो वाइट हो जाता है। उसके ऊपर हम अल्ट्रा वायलेट रेज डालते हैं ब्लीचिंग से, और वो उससे दांतों का कलर वाइट हो जाता है, विच इज़ हेल्दी फॉर योर टीथ। आपको करवाना चाहिए। उससे आप देखें, इंसान की एक ह्यूमन नेचर और साइकोलॉजी है कि आपको जो
गलत चीज़ है या जो आपको बुरा दिखने वाली चीज़ है वो पहले नजर आती है। आपको किसी की खूबसूरती बाद में नोट करेंगे, बुरी दिखने वाली चीज़ पहले नोट करेंगे। तो जो स्माइल तो आपकी सबसे एविडेंट चीज़ है, अगर वही थोड़ी खराब होगी या दांतों में पिलाहट होगी तो वो बड़ी विजिबल नोट होगी। अगर आप वाइटनिंग करवाते हैं, आपके दांत सफ़ेद होंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्माइल बेहतर होगी, पर्सनैलिटी बेहतर होगी। और फिर जो हॉलीवुड स्माइल है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके दांतों को हम ब्रॉड उनकी शेप कर देते हैं, जिसमें से वो बिल्कुल चमकते हैं और बड़े बड़े दांत आपको अच्छे अच्छे नज़र आते हैं, जिसमें और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो साइड इफेक्ट एट ऑल। अब ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं और ये 100% ऑथेंटिक हैं और आपको करवाने चाहिए इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो उसके बाद की हैं ना, उससे पहले सर आप देखते हैं कि यंगस्टर जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, रूट कैनाल करवा रहे होते हैं, दांतों का मसला। तो क्या वजह है इसका? फूड से भी कोई ताल्लुक है? अगर हमें ख्याल रखना है तो किन किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होगा, किन चीज़ों से कम हम ये इस लेवल तक ना आए कि रूट कैनाल हो रही हो, आपके दांत में कैविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है? सबसे पहले तो अपनी डाइटरी हैबिट्स देखें। कीड़ा किस तरह से लगता है दांतों में? कोई कीड़ा, कोई जिंदा कीड़ा नहीं है, ये बेसिकली कोई डिके का अमल है, इसको केरीज कहते हैं। ये दांत डिके करना शुरू कर दे। और डिके किस तरह शुरू करते हैं? आपकी डाइट में शुगर का कंजप्शन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स का कंजप्शन ज़्यादा हो। फिर दूसरी चीज़ आपकी क्लीनलीनेस नहीं है, आप दांतों को साफ नहीं कर पा रहे, आपके जो हैं ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है। आप अगर 2 दफ़ा दिन में कर भी रहे हैं तो सही टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे, टाइमली आप सिर्फ 2 सेकंड में ब्रश किया और बस जिस तरह नॉर्मली लोग करते हैं, अक्सर लोग इस तरह से ही करते हैं। फिर उसके बाद आप ये जो फिजी ड्रिंक्स है जो हमारी कंजम्पशन उनकी बहुत ज़्यादा है यंगस्टर्स में स्पेशली, जिसकी वजह से कीड़ा लगने का अमल या केरीज का अमल जो है वो स्पीड अप हो जाता है। जब वो अमल स्पीड अप होता है, कैविटीज़ बनती हैं, इवेंचुअली वो अब फिर हम डेंटिस्ट के पास टाइमली जा नहीं रहे होते, इवेंचुअली एंड अप करते हैं दर्द के साथ, और दर्द का मतलब है रूट कनाल। ठंडा गर्म की भी बहुत शिकायत मिलती हैं। ये सब शिकायत आपकी स्केलिंग और सफाई से दूर हो जाती है। अगर आप कॉन्टिन्यूस अपनी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं और स्केलिंग करवा रहे हैं, आपको ठंडा गर्म कभी भी नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप डेली दूध पीते हैं ना तो इससे आपके दांत मजबूत होते हैं। सिर्फ फूड का, मैं जिस तरह पहले वही बात करना चाह रहा था कि फूड कितनी अहम मैटर करती है आपके दांतों की मजबूती के लिए। देखें, कैल्शियम और विटामिन डी एसेंशियल्स हैं आपकी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए भी और बाकी ऑब्वियसली टीथ की डेवलपमेंट के लिए भी। तो यस, बैलेंस्ड डाइटरी हैबिट्स तो होनी चाहिए आपकी। वो तो अगर आप मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं या डेफिशिएंट है आपकी न्यूट्रिशन, तो डेफिनेटली आपका जो दांत है वो तो ख़राब होंगे। तो न्यूट्रिशन का ऑब्वियसली बिग इफेक्ट है, लेकिन आप देखें साथ साथ आप बैलेंस डाइट रखें। आप ये नहीं कि आप दूध पीना तो आप 10 गिलास दूध पी लें और एक ही दिन में सारा पी ले, दोबारा मिलना ही नहीं है, वो उल्टा खराब करेगा। हाँ, ठीक तो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे आपने बोला कि अब तो बगैर उसके वायर्स के ब्रेसेस वगैरह आ गए हैं जी। यूजली होता यह है कि जिन बच्चों के टेढ़े होते हैं या जिनके छोटे होते हैं उसकी लेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है उसके ज़रिए, दांतों की आप कह रहे ब्रॉड किए जा सकते हैं दांतों को। देखें, लेंथ को नहीं बढ़ाया जा सकता, बेसिकली हमने असेस करना होता है जब बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं, स्पेशली एक ऑर्थोडोंटिस्ट जो ब्रेसेस का स्पेशलिस्ट है, उसके पास जब बच्चे आ रहे होते हैं तो वो ये देखता है कि इनके दांतों मिक्स डेंटिशन में, मतलब जब दूध के और दांत टूट रहे होते हैं और नए दांत आ रहे होते हैं, तो वो देखता है ये किस पैटर्न पे आ रहे हैं। कोई टेढ़ा है तो उसको सीधा कैसे करना है, या इसको ब्रेसेस की नीड कब है, या इसको किस टाइम पे वायर लगनी चाहिए, कौन सी एज के किस हिस्से में लगनी चाहिए, या इसके जो जबड़े हैं वो आगे पीछे तो नहीं है कहीं। ये सब चीज़ें असेस करना होती हैं। एक ऑर्थोडोंटिस्ट की ये जॉब होती है, वो टाइमली इंटरवेंशन करता है और उनको ठीक कर देता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब यही है कि आप लोगों ने एहतियात करनी है और टाइमली अगर आप उसकी क्लीनिंग करवाते रहे, डेंटिस्ट को विजिट करते रहे, तो व्हाई नॉट ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर टाइम। और यही है कि जिन्होंने अपने दांतों को मजबूत रखना, मुस्कुराते हुए आपके अच्छा, जहां पर मोतियों जैसे दांत नजर आए करनी चाहिए तो आपको लड़ाई झगड़े से भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके दांतों पर ही हमला होता है। और दांत वाही चीजें जो एक दफा टूट जाए ना तो दोबारा वापस नहीं आते, लिहाजा अपने रवैयों में भी बेहतरी लेकर आएं और दांतों के हवाले से सेहत की जो तदाबीर है एहतियाती, उनको भी अपनाना चाहिए है। और यही है, पहली बार तो अल्लाह की तरफ से आ जाते हैं, दूसरी बार आपको खरीद के लगाने पड़ते हैं दांत, अगर ऐसा कुछ हो भी जाए। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।